मानवता के अस्तित्व में आने के बाद से कई बार ऐसा हुआ है कि जब इंसानियत ने अलग अलग वक्त पर कई गंभीर वैश्विक चुनौतियों या महामारियों को झेला है, चाहे वो चेचक हो, प्लेग हो या फिर करीब 100 बरस पहले आया स्पेनिश फ्लू हो। ठीक उसी तरह की महामारी समूचे विश्व ने एक बार फिर साल 2020 में महसूस की। उसके लिए अलग अलग तरीके के प्रयास किए गए, उससे कैसे बचा जाए। ये वो वक्त था जब तमाम देशों ने अपनी सरहदों को लांघ कर मानवता के नाम पर एक साथ आने का फैसला किया और इस अदृश्य दुश्मन से लड़ाई की, इसको हराने के लिए। हम लोग अगले आधे घंटे में जानेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ पर इस महामारी ने ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ दी, क्या क्या उसके निकाले गए थे समाधान। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह शोरान। बरस 2020 की शुरुआत चीन में कोरोना वायरस दस्तक दे चुका था, लेकिन शुरुआती दौर में दुनिया में न तो लोगों को इसकी भनक थी, न ही इसके बुरे असर का अंदाजा। लेकिन इंसानी आंखों में एक अदृश्य दुश्मन का खौफ साफ दिख रहा था। ये दूसरी शताब्दी के तीसरे दशक का पहला बरस था, या यूं कहिए कोरोना काल का पहला साल। जी हां, आज 1 साल बाद भी मानवता इस दुश्मन से लड़ रही है और उसके बारे में कुछ समझ विकसित हो पाई है। साल 2020 के पहले 3 महीनों में कोरोना कई मुल्कों में अपने पैर पसार चुका था और कई में तेज गति के साथ पसार रहा था। चीन के वुहान से फैले कोविड-19 के मरीजों की संख्या भारत में भी लगातार बढ़ रही थी। ठीक उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबका सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है। इससे मुकाबले के लिए हमें संकल्प और संयम की जरूरत है। उन्होंने 22 मार्च 2020 को रविवार के दिन जनता कर्फ्यू में भाग लेने के लिए देशवासियों से अपील की। यह कर्फ्यू 22 मार्च को सवेरे 7 बजे से रात 9 बजे तक रहना था, लेकिन उन्होंने अपील की कि यह कर्फ्यू जनता के द्वारा जनता के लिए होगा और इसलिए इस दौरान देशवासी अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। यह है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को प्रधानमंत्री ने 22 मार्च 2020 को ये भी कहा कि शाम 5 बजे हमें उन लाखों लोगों को अभिवादन भी करना चाहिए जो हमारे लिए दिन रात अपने काम में जुटे हुए हैं। मसलन डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, मीडियाकर्मी जैसे लाखों लोग शामिल हैं। इसके लिए शाम 5 बजे देशवासी अपने घर के दरवाजे, बालकनी, खिड़की पर खड़े होकर 5 मिनट तक ताली या थाली बजाएं। जनता कर्फ्यू 1 दिन के लिए सवेरे 7 बजे से रात 9 बजे तक के लिए था। इस बीच प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए जनता से अपील की कि कर्फ्यू भले ही रात 9 बजे खत्म हो गया हो, लेकिन लोगों को एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। और भारत में इस दौरान कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या रविवार रात तक 390 के पार पहुंच गई थी, जबकि इस संक्रमण से अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक
रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से पीएम मोदी ने रविवार को भारत में जनता कर्फ्यू की अपील की थी, लेकिन उसके खौफ और प्रसार को रोकने के लिए जल्द ही लॉकडाउन की भी घोषणा की गई। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए प्रधानमंत्री की अपील जनता कर्फ्यू का पूरे देश में व्यापक असर दिखा और इस वजह से रविवार को पूरे देश में अभूतपूर्व बंद भी रहा। जनता कर्फ्यू के तहत देश में सवेरे 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक लोग घरों में रहे। शाम 5 बजे थाली, ताली और शंख बजाकर कोरोना के सेनानियों का सम्मान किया गया। जनता कर्फ्यू के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना के वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपने घरों में ही रहें, जबकि इस दिन सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी निलंबित कर दी गई थी। भारत सरकार ने कोरोना काल के लॉकडाउन के समय में जिस प्रकार से राशन के भंडारों को गरीबों के लिए खोला, वो भी एक सराहनीय बात है। और उसमें यहाँ पर हमारा उस वर्ग की चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है जो, अगर आप देखेंगे, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में लोगों की संख्या लगभग 60 से 70% है, जिसमें से लगभग किसान अधिक होते हैं। और उन किसानों ने कोरोना काल में लॉकडाउन की स्थिति में भी अपने खेतों में काम किया, जिससे सरकार शहरों के गरीब लोगों को राशन बांट पाई। तो इसमें किसानों का योगदान भी मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, जनता कर्फ्यू से आगे लॉकडाउन की स्थिति आ रही थी। एक के बाद एक कई राज्य की सरकारों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। कई राज्यों में कुछ चिन्हित जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, जहां कोरोना वायरस के मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। शाम होते होते पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड और जम्मू कश्मीर समेत 22 राज्यों के 76 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। इन सभी जिलों में 23 मार्च से लॉकडाउन लागू होना था। भारत में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा था। वहीं केंद्र सरकार इस भयावह मामले की गंभीरता को समझते हुए एक के बाद एक लगातार कई सख्त कदम उठा रही थी। 22 मार्च को देशव्यापी जनता कर्फ्यू के आह्वान के बाद भारत सरकार एक और बड़े फैसले की तरफ बढ़ रही थी। रेल मंत्रालय ने 31 मार्च 2020 तक किसी भी यात्री ट्रेन के नहीं चलाने का फैसला लिया। इस फैसले के पीछे रेलवे मंत्रालय का मकसद सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देना और किसी भी तरीके से इस वायरस के प्रसार को रोकना था। 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जनता से रूबरू होने के लिए रात 8 बजे का वक्त चुना। इस संबोधन में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग है। उन्होंने लोगों से अगले 21 दिनों तक घर में रहने की अपील की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश को संबोधित किया और देश में अगले 21 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के लिए नए नियमों की घोषणा की। लॉकडाउन के दौरान लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना
निषेध किया गया। परिवहन व्यवस्थाएं, सड़क, वायु, रेल को निलंबित किया गया। हालांकि आग, पुलिस, जरूरी सामान और आपातकालीन सेवाओं का उपयोग की छूट दी गई। शैक्षणिक संस्थाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आतिथ्य सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया। खाद्य दुकानें, बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, अन्य आवश्यक वस्तुएं और विनिर्माण जैसी सेवाओं की छूट दी गई। गृह मंत्रालय ने कहा कि जो व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे उन्हें 1 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। लॉकडाउन के पहले दिन लगभग सभी सेवाओं, कारखानों को निलंबित कर दिया गया था। काफी जगह लोग आवश्यक सामान स्टॉक करते देखे गए। साथ ही जिन लॉकडाउन के दौरान लोगों को मानदंडों का उल्लंघन करते पाया गया उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। सरकार ने वेबसाइट और विक्रेताओं के साथ बैठक की ताकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान पूरे देश में जरूरी सामान की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। 14 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामलों में कमी आई है वहां पाबंदियों में कुछ ढील दी जाएगी। इसी के साथ 15 अप्रैल से 3 मई तक के लिए दूसरे चरण का लॉकडाउन लागू कर दिया गया। बेरोजगारी, चरमराती अर्थव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं का संकट सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से पाबंदियों में कुछ ढील दी। खेती, मनरेगा, निर्माण कार्य, दूध के कारोबार और कुछ दुकानों को खोले जाने का ऐलान किया गया। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की खबरें भी आना शुरू हुई। नतीजतन केंद्र सरकार को संक्रामक बीमारी कानून 1987 में संशोधन करके एक अध्यादेश लाना पड़ा। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले पर जेल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। 29 अप्रैल को दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों के आने जाने के लिए कुछ बस सेवाएं भी शुरू की गई। कोरोना के संक्रमण काल का ये वो दौर था जब कई हिंदुस्तानी अपने घरों से दूर 7 समंदर पार अलग अलग देशों में फंसे हुए थे। उनको अपने देश भारत, अपने मिट्टी, अपने वतन में लौटने की बहुत चाहत थी। ठीक उसी तरीके से कई दूसरे मुल्क के सैलानी और दूसरे मेहमान भी हिंदुस्तान में फंसे हुए थे। ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान की सरकार ने वंदे भारत मिशन शुरू किया और विदेशों से हिंदुस्तानियों को अपनी सरजमीन पर वापस लाने का काम शुरू किया। साथ ही हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जो नागरिक फंसे हुए थे उन लोगों को भी उनके मुल्कों में वापस भेजने की कवायद शुरू की गई। वैश्विक बाजार के समय ऐसा बहुत कम होता है जब एक देश से दूसरे देश जाने में पाबंदी लगी हो। कोरोना वायरस के मामले देश में न बढ़ पाएं, इसके लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पूरी तरीके से बंद कर दिया। पहले ये फैसला कोरोना पीड़ित देशों के लिए लिया गया था, लेकिन उसके बाद सभी देशों के लिए ऐसा कर दिया गया। साथ ही विदेशी नागरिकों की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब देश की रफ्तार थम गई हो। देश के बाहर फंसे लोग और दूसरे देशों के लोग भी भारत में फंस गए। देश के बाहर फंसे लोग और दूसरे देशों के लोग जो भारत में इस दौरान फंसे थे उनके लिए भी सरकार ने योजना बनाई। वंदे भारत मिशन के तहत करीब 45,82,000 हिंदुस्तानियों ने घर वापसी की। वंदे भारत मिशन के तहत 98 देशों में फंसे इन नागरिकों को भारत वापस लाया गया। इनमें से अधिकतर लोग विमानों से वापस आए, जबकि कुछ लोग पानी की जहाज से भी लौटे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोरोना काल में भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को भी उनके देश वापस भेजने का काम सफलतापूर्वक किया गया। इस दौरान 1.1 लाख विदेशी पासपोर्ट धारकों को 120 अलग अलग देशों में उनके घर वापस सकुशल भेजा गया। A total of 45,82,043 people from 98 countries have returned to India under the aegis of the Vande Bharat mission. Government
expended an amount of 33.5 crores from the Indian Community Welfare Fund, whose mandate was perceptively broadened by the government in 2017 with such contingencies in mind. I should also add that we facilitated the return from India of more than 1.1 lakh foreign passport holders to 120 countries in the same period. Many of them were PIOs and NRIs. Members would appreciate that the largest repatriation exercise in history of the world could not have happened without the goodwill and cooperation of partner governments. जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन तक और उसके बाद वैक्सीन के आने तक राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर लगातार कोरोना के असर को ख़त्म करने और इस बीमारी से लोगों की शक्ति को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की। इस बीमारी से लड़ने की बात हो या फिर इस बीमारी की वजह से जो आर्थिक और सामाजिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की बात हो, केंद्र सरकार ने हमेशा राज्यों से सलाह मशवरा करके और इस दिशा में आगे बढ़ने की लगातार कोशिशें की। इस बीच कई राज्यों ने गरीब और पीड़ित लोगों के लिए राहत राशि की घोषणा की, जबकि केंद्र सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा भी की। 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन से पीड़ित लोगों की मदद के लिए 1,70,000 करोड़ प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का उद्देश्य गरीब परिवारों को 3 महीने के लिए सीधे नकद हस्तांतरण, मुफ्त अनाज और रसोई गैस के माध्यम से खाद्य सुरक्षा उपाय प्रदान करना था। इनमें चिकित्सा कर्मियों के लिए बीमा कवर भी प्रदान किया गया। 27 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन के आर्थिक प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। After the Prime Minister's address to the nation on building a Atmanirbhar Bharat, we have been announcing in several tranches the various steps that we want to take to give a stimulus, to help and to extend that little assistance which as a government we should and do it in time, and therefore we had a Pradhan Mantri Garib Kalyan package. Post that, we also ensured that people don't suffer with having to file their returns or comply with taxation and related things. So in stages we've announced relief for the MSMEs, NBFCs and so on. But importantly, Prime Minister had also said in building a self-reliant Bharat, जिस दौर में तमाम इंसानियत इस बीमारी के खौफ के कारण अपने घरों में कैद थी, बसें, हवाई जहाज़ और रेल तक रुक गई थी, ऐसे समय में हर घर तक भोजन पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जहां अलग अलग तरह के पैकेजेस की घोषणा की, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बैठक करके उनके हर समस्या का समाधान करने के लिए लगातार कोशिशें जारी रखी। अलग अलग प्रदेशों की आशंकाओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री ने इस दौरान 10 बार सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं का समाधान करके हर संभव मदद का भरोसा दिया। अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है। हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए। इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस एसओपीस इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो, वो भी किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने संकट की इस घड़ी में करीब 150 देशों में दवाई भी भिजवाई। साथ ही कोरोना की वैक्सीन की खबरों के बीच धीरे धीरे कोरोना की मायूसी का अंधकार छंटने लगा।
और भारत ने बहुत मजबूती के साथ दवाई बनाने में कदम बढ़ाए और कोरोना की 2 वैक्सीन बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, जिनमें भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन के कारण आज देश एक बार फिर से पटरी पर लौट आया है और कोरोना के डर को काफी हद तक पीछे छोड़कर सामाजिक और आर्थिक प्रगति की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। दवाई भी और कड़ाई भी समेत साफ सफाई के नियमों का जिम्मेदारी से आज नागरिक पालन कर रहे हैं। ये था हमारा कार्यक्रम जिसमें हमने कोरोना के 1 बरस यानी कि कोरोना की शुरुआत से लेकर जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन और उसके बाद वैक्सीन के आने तक की कहानी आपको दिखाई। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे मेरे कैमरा सहयोगी जुनैद इकबाल खान और कौशल के साथ फ़िलहाल दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए संसद टीवी।